नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न विथ रूबी में। दोस्तों मैं यहाँ पे हिंदी साहित्य की तैयारी करवा रही हूँ जो UGC नेट सेट TGT PGT के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ अज्ञेय, जो कि हमारे प्रयोगवाद है उनके वे मुख्य कवि रहे हैं। और ये जो इनकी अधिकतर रचना हमारे UGC के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो देखते हैं कौन कौन सी रचना है। सबसे पहले ये हमारे इकाई 2 के अंतर्गत जो हमें प्रयोगवाद पढ़ना है और उनके जो प्रमुख कवि पढ़ना है, ये भी इकाई 2 के अंतर्गत हो गया। उसके बाद इकाई 5 के अंतर्गत जो इनकी जो 3-4 कविताएं हैं उसे हमें पढ़ना है। और उसके बाद इनके उपन्यास शेखर एक जीवनी, जो उपन्यास की जो हमारी विधा है उसके अंतर्गत पढ़ना है। उसके बाद जो हमारी कहानी की जो विधा है, जो इकाई है, उसमें भी इनकी जो कहानी गैगरिन है उसे हमें पढ़ना है। और उसके बाद जो इकाई 10 में जो इनकी जो एक यात्रा वृत्तांत है, अरे ये यावर रहेगा याद, उसे भी हमें पढ़ना है, जो कि अज्ञेय द्वारा लिखा गया है, अरे ये यावर रहेगा याद। तो इनकी जो बहुत सारी रचना हमारे UGC के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, तो इस दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और देखते हैं इनके संपूर्ण साहित्य और साथ में इनके जो काव्य है या उपन्यास है या फिर कहानी संग्रह है, उनको याद करने का आसान सा ट्रिक्स, ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। तो बिना देर के भी बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो है अज्ञेय का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ है। अज्ञेय का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ है। इनका जो पूरा नाम है वो हीरानंद सच्चिदानंद बादशायन है। और 1911 में हमारे 4 कवियों का जन्म हुआ है। एक तो अज्ञेय हो गया और उसके बाद एक नागार्जुन हो गया, उनका भी जन्म 1911 में है। उसके बाद एक केदारनाथ अग्रवाल है, उनका भी जन्म 1911 में है। और एक शमशेर बहादुर हैं, उनका भी जन्म 1911 में है। तो इस तरह 1911 में हमारे 4 कवि हो जाते हैं। तो दोस्तों देखते हैं अज्ञेय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो सबसे पहले है ये प्रयोगवाद काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। उसके बाद है शुक्ल ने इनको कठिन गद्य का प्रेत कहा है। और जब हम केशव दास को पढ़े थे उसमें तो जो रामचंद्र शुक्ल जी, उन्होंने क्या कहा था, उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा था। और अज्ञेय को क्या कह रहे हैं, अज्ञेय को कह रहे हैं कठिन गद्य का प्रेत कह रहे हैं। उसके बाद है कि जो 1964 में इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। जो इनकी काव्य है आंगन के पार द्वार। और इसके बाद इन्हें 1978 में ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला है। जो काव्य है कितनी नाव पर कितनी बार। तो आंगन के पार द्वार पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और कितनी नाव पर कितनी बार के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और इसे आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अधिकतर प्रश्न ये पूछे जाते हैं। उसके बाद है राजकमल ने अज्ञेय की जीवनी लिखी है। जो उनकी जो जीवनी है शिखर से सागर तक, जो कि अज्ञेय की जीवनी है और वो राजकमल ने लिखी है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं इनके काव्य। इनके सभी काव्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और अक्सर एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। या ऐसे अकेले आ जाएगा, या कि जो पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ ये किसकी काव्य है, या फिर इंद्रधनुष रौंदे हुए थे वो किनकी काव्य है। और या फिर इनको जो इनके जो काव्य है उस काव्य को क्रम से लगाने में भी अक्सर पूछा जाता है। तो जो इनका सबसे पहला जो काव्य हो गया वो हो गया भग्नदूत। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1923 ईस्वी में है। उसके बाद दूसरा जो हो जाएगा चिंता जो हो जाएगा 1942 ईस्वी में हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा तीसरा है इत्यलम। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1946 है। उसके बाद है हरी घास पर क्षण भर। 1949 में है। वैसे बाबरा अहेरी 1954 में है। और बाबरा अहेरी में जो जापानी लोक कथा है उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। और ये जो प्रश्न है कि प्रीवियस ईयर में कितनी बार पूछा गया है कि अज्ञेय के किस काव्य में जापानी लोक कथा का वर्णन है, तो वो बाबरा अहेरी का है। तो आपको इसे याद रखना पड़ेगा कि बाबरा अहेरी में जो है वो जापानी लोक कथा का वर्णन किया गया है। तो उसके बाद है इंद्रधनुष रौंदे हुए थे। तो इंद्रधनुष रौंदे हुए थे वो 1957 में है। उसके बाद है अरे ओ करुणा प्रभाव में, जो 1959 ईस्वी में है। उसके बाद है आंगन की पार द्वार, ये 1961 में है। उसके बाद है पूर्वा जो है वो 1965 में है। उसके बाद है सुनहरी सैबाल,
कहीं कहीं पे ये सुनहले शैवाल है और कहीं कहीं पे सुनहरे शैवाल है, लेकिन पांडे की बुक में ये सुनहले दिया हुआ है तो मैंने यहाँ पे सुनहले ही लिख दिया है। और अगर एग्ज़ाम में अगर सुनहरे शैवाल भी आए तो ये अज्ञे की ही रचना हो जाएगी। इसको आपको ध्यान रखना है कि सुनहरे शैवाल हो या फिर सुनहले शैवाल हो, इन दोनों जो है एक ही नाम है, वो अज्ञे की रचना है। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1966 है। इसके बाद है कितनी नाव में कितनी बार, कितनी नाव में कितनी बार है तो ये 1967 में है। उसके बाद है क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, ये 1970 ईस्वी में है। उसके बाद है सागर मुद्रा, नहीं सॉरी क्योंकि मैं उसे जानता हूँ जो 1969 ईस्वी में है। उसके बाद सागर मुद्रा जो कि 1970 ईस्वी में है। उसके बाद है पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ जो 1973 ईस्वी में है। उसके बाद है महावृक्ष के नीचे जो 1977 में है। उसके बाद है जो उनका अंतिम हो जाएगा, क्या कोई ऐसा घर आपने देखा है, तो ये 1986 में हो जाएगा। तो इस प्रकार उनके सारे काव्य यहाँ पे हो गया और उनके प्रकाशन वर्ष भी हो गया। तो अब देखते हैं जो सबसे जो मुश्किल हो जाती है कि इसको याद कैसे करें और साथ ही साथ ये क्रम से कैसे याद करें, ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दोस्तों आज जो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, इस कहानी के माध्यम से आपको जो है अज्ञे के काव्य आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि कौन सी कहानी है। यहाँ जो सबसे पहले याद करना होगा कि अज्ञे कहते हैं, अज्ञे से हो जाएगा अज्ञे, तो अज्ञे कहते हैं कि वो दूत हैं, वो दूत हैं या फिर भग्न दूत है, आपको जो अच्छा लगे याद कर लीजिएगा कि अज्ञे कहते हैं कि वो दूत हैं, वो चिंतित हैं इत्यलम के लिए। कोई एक इत्यलम है उसके लिए जो है अज्ञे क्या है, एक दूत बन के आए हैं जिसे बहुत चिंता है उन्हें इत्यलम के लिए, कि अज्ञे कहते हैं कि वो दूत हैं चिंतित हैं इत्यलम के लिए। और हो गया यहाँ पे 3 रचना हो गई। उसके बाद है कि जो इत्यलम के लिए वो चिंता में है तो क्या कर रहे हो, एक हरी घास का मैदान है उसको वो बावड़ा बन के उसको रौंद रहे हैं। जब उसको रौंद रहे हैं तो पीछे से कोई उनको आवाज़ देता है। जब हमें कोई पीछे से आवाज़ देता है तो क्या कहते हैं, अरे हो या फिर अड़ी हो। अगर लड़की है तो अड़ी हो, अगर लड़का है तो अरे हो। जब पीछे से जब कोई आवाज़ दिया अज्ञे को तो वो पीछे मुड़ के देखे, जब मुड़ के देखे तो देखे कि आंगन है, एक बड़ा सा जो आंगन है जिसमें वो घास को रौंद रहे हैं, तो उसके पार मतलब जो घास का मैदान है उसके पार एक पूर्वा खड़ी है। तो जब वो पूर्वा खड़ी है तो पूर्वा के जो थे वो सुनहरे बाल को वो देखे तो उन्हें लगा कि मैं इसे कितनी बार जानता हूँ। तो जब उसे कितनी बार जानता हूँ, जब उसे पूछे पूर्वा से कि मैं तुम्हें कितनी बार जानता हूँ, तो जो पूर्वा थी उसकी मुद्रा पे, मुद्रा से होता है मुख भी, तो उसके मुद्रा पे क्या हो गया, सन्नाटा छा गया, क्योंकि वो कुछ बात होगा जो उसे बताना नहीं चाहती है, बस आपको ये इमेज करना है ये कहानी। तो जब उसके मुख पे सन्नाटा छा गया तो वो बताई कि वृक्ष के नीचे ही मेरा घर है, क्या आपने उसे देखा है, वो उनसे सवाल पूछती है। तो दोस्तों इस आपको कहानी समझ में आ गया है। अब देखिए इस कहानी को मैं इस ट्रिक पे कैसे बैठाती हूँ। तो यहाँ तक हो गया था कि अज्ञे कहते हैं कि वो दूत है, चिंतित है इत्यलम के लिए और हरी घास को रौंद रहे थे, तो यानी हरी घास पर क्षण भर बाबरा बन के यानी कि बाबरा अहेरी रौंद रहे थे। क्या कर रहे थे, हरी घास को बाबरा बन के रौंद रहे थे, यानी कि इंद्रधनुष रौंदे हुए थे। जब वो घास को रौंद रहे थे तो क्या हुआ, पीछे से कोई आवाज़ दिया तो क्या कहा, अरे ओ या फिर अरे ओ, यहाँ पे अज्ञे है तो अरे ओ से याद रखना है, अरे ओ करुणा प्रभा में। तो जब उन्हें पीछे से आवाज़ दिया तो वो घूमे, पलट के देखे तो क्या देखे कि आंगन के पार द्वार, यानी कि आंगन के पार कोई खड़ा है। तो आंगन के पार द्वार कौन खड़ी है, तो वो पूर्वा खड़ी है। और पूर्वा के क्या है, सुनहरे बाल हैं, सुनहरे बाल से हो जाएगा सुनहरे सवाल। तो वो पूछते हैं कि मैं तुम्हें कितनी बार जानता हूँ, तो कितनी बार से क्या हो जाएगा, कितनी नाव में कितनी बार, और कितनी बार जानता हूँ से हो जाएगा क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। उसके बाद हो जाएगा सागर मुद्रा, यानी कि जब वो इससे पूछे, अज्ञे जब उससे पूछे कि क्या मैं तुम्हें कितनी बार जानता हूँ, तो उसके मुख पे क्या हो गया, उसके मुद्रा पे यानी कि सागर मुद्रा पे सन्नाटा छा गया, यानी कि सन्नाटा से हो जाएगा पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। उसके बाद वो बोली, क्या बोली कि जो वृक्ष के पास मेरा घर है, वृक्ष के पास या फिर वृक्ष के नीचे, तो वृक्ष के नीचे क्या हो जाएगा, महावृक्ष के नीचे मेरा घर है, क्या आपने देखा है कि ऐसा कोई घर आपने देखा है।
तो यहाँ पे आपको ये हो गया। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आप अपने नोट्सबुक में नोट कर लें, जिससे आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए मैंने पहले से नहीं लिखा है। आप इसे समझ गए। अब मैं इसे मिटा के यहाँ पे लिख देती हूँ, क्योंकि मैंने तो बोली तो मैं अच्छे से समझा दी हूँ आपको, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको दोबारा समझने में आसानी हो जाए। आगे कहते हैं, यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। आगे कहते हैं कि वो दूत हैं, वो दूत हैं, दूत हैं, चिंतित हैं इत्तलम के लिए, इत्तलम के लिए हरी घास को बावड़ा बनके रौंद रहा था। तभी पीछे से आवाज़ आई, तभी पीछे से आवाज़ आई, अरे ओ तुम वो मुड़े देखें, आंगन के पार पूर्वा खड़ी थी। इसके बाद सुनहरे बाल कितनी बार जानता हूँ मुद्रा पे सन्नाटा छा गया। तब क्या हो गया? मुद्रा पे सन्नाटा छा गया। उसके बाद ये मुद्रा पे सन्नाटा छा गया तो क्या बोली कि महावृक्ष के नीचे मेरा घर है, नीचे मेरा घर है। घर से आप याद रख लीजिएगा कि क्या आपने देखा है मेरा घर, क्या मेरा घर आपने देखा है, तो यहाँ से घर हो गया। तो देखिए आगे कहते हैं कि वो दूत हैं, चिंतित है इत्तलम के लिए, हरी घास पर बावड़ा हैरी इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, अरियो करना प्रभा में। उसके बाद जब आंगन के पार द्वार पूर्वा, सुनहरे शैवाल कितनी नाव पर कितनी बार। उसके बाद जो है, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, उसके बाद पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, उसके बाद महावृक्ष, और उसके बाद जो हो गया महावृक्ष के नीचे, और उसके बाद मेरा घर है कि आपने देखा है। तो यहाँ पे इनकी सारी रचना यहाँ पे हो गई। और अब इसके बाद देख लेते हैं इनका कहानी संग्रह। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनकी कहानी संग्रह भी कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो सबसे पहले जो इनका कहानी संग्रह है वह है विपथगा, जो कि 1937 में है। उसके बाद है परंपरा, जो 1944 में है। उसके बाद है कोठरी की बात, जो 1945 में है। उसके बाद है शरणार्थी, जो 1948 में है। उसके बाद है जयदोल, जो 1951 में है। उसके बाद है ये तेरे प्रतिरूप, जो 1961 में है। उसके बाद है अमर बल्लरी, जो 1965 में है। ये इनका कहानी संग्रह हो गया। तो अब देखते हैं किसे कैसे याद करना है। इसको ऐसे याद करना है कि जो आगे एक बहुत मुसीबत में फंस गए, जब वो उसकी मुसीबत में फंस गए तो क्या हुआ, अपने आप को उन्होंने एक कोठरी में कैद कर लिया, यानी कि उन कोठरी में शरण ले ली। तब उनका जो एक दोस्त रहता है जय, वो उन्हें आकर हिम्मत बढ़ाता है और कहता है कि क्या तेरे ये रूप है। जैसे हम सभी जब मुसीबत में फंस जाते हैं तो जो हमारे जब दोस्त रहते हैं वो क्या कहते हैं कि ये तेरा रूप नहीं है, तू तो कभी नहीं हार मानता है। तो यहीं पे जब उनके दोस्त आते हैं तो वो कहते हैं कि क्या ये तेरा रूप है, नहीं तू तो अमर है,
तो इसी कहानी को यहाँ पे देखिएगा कि अज्ञे विपत्ति में फंस जाते हैं। तो क्या हो गया, अज्ञे विपत्ति आने पर, विपत्ति से आपको हो जाएगा अज्ञे विपत्ति आने पर, अज्ञे विपत्ति आने पर, विपत्ति आने पर कोठरी में शरण लिए, कोठरी में शरण लिए। तब जब जय आए तो वो बोले, तो बोले ये तेरा रूप है, ये तेरा रूप है, तेरा रूप है, तू तो अमर है, तू तो, जब भी हम अपने दोस्त के पास जाते हैं तो उसका हिम्मत बढ़ाते हैं, उसी प्रकार यहाँ करें कि तू तो अमर है। तो वहाँ पे उनके दोस्त आए हैं तो उनका हिम्मत बढ़ा रहे हैं कि अज्ञे विपत्ति आने पर से परंपरा हो जाएगी। तो अज्ञे विपत्ति आने पर क्या हो गया, कोठरी में शरण ले लिए। तब जब उनके दोस्त थे जयदोल, वो आए और वो उनसे बोले क्या ये तेरा रूप है, ये तेरा रूप है, से ये तेरे प्रतिरूप, तू तो अमर है, अमर से हो जाएगा अमर बल्लरी। और ऐसे तो इनकी बहुत सारी कहानी है, लगभग 60 से ऊपर ही इनकी कहानी है। तो इस कहानी को हमें उतना नहीं पढ़ना है। इनकी सिर्फ एक कहानी है गैगरिन, जो कि हमारे यूजीसी के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, जो 1934 ईस्वी में है। तो बस इसी एक कहानी को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका जो है वो काम हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी कहानी है, वहाँ पे इतनी कहानी हमें नहीं पढ़ना है। उसके बाद जो एक महत्वपूर्ण बात है वहाँ पे मैं बता देती हूँ कि जो आंगन के पार द्वार हैं वो 3 भागों में बटा हुआ है। तो जो इसका पहला जो भाग है वो है सलीला, इसका जो पहला भाग हो जाएगा वो हो जाएगा सलीला। और जो दूसरा भाग है वो है चक्रांत शिला, चक्रांत शिला। और जो तीसरा भाग है वो है असाध्य बीना, जो कि हमारे यूजीसी के पाठ्यक्रम में असाध्य बीना आया हुआ है। तो इस प्रकार हमें ये भी याद रखना होगा कि कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है यूजीसी में कि जब कोई भी कविता अगर यूजीसी में शामिल किया गया है तो कि वो जो कविता है वो किस काव्य संग्रह में है। तो यहाँ पे आपको याद हो जाएगा कि जो असाध्य बीना है वो आंगन के पार द्वार में शामिल है। और आंगन के पार द्वार का जो प्रकाशन वर्ष है वो कब है, वो 1961 है। तो आंगन के पार द्वार में 3 भाग हो गया, एक तो हो गया सलीला, दूसरा हो गया चक्रांत शिला और तीसरा हो गया असाध्य बीना। और असाध्य बीना एक कविता है जो यूजीसी के पाठ्यक्रम में जो इकाई 5 है उसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो असाध्य बीना जो है वो आंगन के पार द्वार काव्य से लिया गया है। तो यहाँ पे एक प्रश्न, ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। उसके बाद जो दोस्तों 1-2 और कविता हैं, देखते हैं वो कौन से काव्य संग्रह से है। इनका एक यह है कलगी बाजरे की। तो जो कलगी बाजरे की है कविता वो हरी घास पर क्षण भर में से लिया गया है, हरी घास पर क्षण भर। दोस्तों जब से नया सिलेबस बदला है और जो न्यू पैटर्न से जब एग्जाम हो रहा है तो ये पूछ दे रहा है कि कौन सी कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया है। जैसे पिछली बार पूछ दिया गया था कि मैं नीर भरी दुख की बदली किस काव्य संग्रह से लिया गया है, तो उसी प्रकार तो हमें अब ये याद रखना होगा। था हरी घास से क्षण भर लिया गया है कलगी बाजरे की। दोस्तों मैं यहाँ पे छोटी से छोटी महत्वपूर्ण बातें भी आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न गलत ना हो। कलगी बाजरे की, कलगी बाजरे की। और मैं पूरा डिटेल से भी बता रही हूँ कि कौन से यूनिट में क्या हमको पढ़ना है या फिर कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो जो ये कविता है कलगी बाजरे की वह हरी घास पर क्षण भर से लिया गया है। उसके बाद इनका जो है कितनी नाव पे कितनी बार, तो कितनी नाव पे कितनी बार तो एक काव्य ही है और उसी से वो कविता संग्रह लिया गया है। उसके बाद है यह दीप अकेला, यह अलग से ही एक कविता है, यह दीप अकेला। तो इस प्रकार इनके जो 4 कविता हो गए जो हमारे यूजीसी के पाठ्यक्रम में इकाई 5 में जो शामिल किया गया है। एक तो हो गया असाध्य बीना, उसके बाद हो गया कलगी बाजरे की और यह दीप अकेला, और जो है एक कितनी नाव पर कितनी बार। तो इन पर 4 कविता हो गया, ये 5 इकाई 5 से आया हुआ है। तो यहाँ पे ये भी हो गया आपका क्लियर हो गया, काव्य हो गया, कहानी संग्रह हो गया। अब देखते हैं इनके उपन्यास जो भी महत्वपूर्ण है। और जो है इनके उपन्यास जो यूजीसी के पाठ्यक्रम में जो कहानी की जो इकाई हैं, उपन्यास की जो इकाई है उसके अंतर्गत
शामिल किया गया। तो कहानी का जो एक नाम है वो गैगरिन का जो एक नाम होता है, एक रोज भी है, कहीं कहीं रोज भी लिखा रहता है, कहीं कहीं गैगरिन भी होता है। तो जो गैगरिन का जो अर्थ होता है कि फूल, एक फूल होता है इसका अर्थ। उसका जो इनके उपन्यास है, 3 ही उपन्यास है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उनके उपन्यास हो गया शेखर एक जीवनी, जो कि 2 भागों में है, 2 बार इसका प्रकाशन हुआ है, मतलब 2 भाग है। एक भाग 1 जो 1941 में आया है और भाग 2 जो 1944 में आया है। और जो हमारा एक है वही हमको पढ़ना है। और उसके बाद है नदी के द्वीप। नदी के द्वीप 1951 ईस्वी में है। और उसके बाद है अपने अपने अजनबी जो 1961 ईस्वी में है। तो इसको कैसे याद करना है, इसको बस 3 ही उपन्यास है, इसके ऐसे हम याद कर लेंगे कि शेखर नदी के द्वीप पर अजनबी के साथ बैठे हैं। शेखर नदी के द्वीप पर अजनबी के साथ बैठे हैं। और दोस्तों शेखर एक जीवनी के 3-4 पात्र हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज़्यादातर एग्जाम में ये पूछा जाता है। क्योंकि तो शेखर एक जीवनी है, इसमें एक पात्र तो हो गया शेखर और दूसरा जो पात्र हो गया एक शशि और एक सरस्वती। शशि और सरस्वती जो महिला पात्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और कितनी बार एग्जाम में आया गया है, शशि और सरस्वती। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि सरस्वती किस उपन्यास की पात्र है या फिर शशि किस उपन्यास की पात्र है, तो वो शेखर एक जीवनी से है। तो अब उपन्यास हो गया, अब निबंध पे चलते हैं। इनके निबंध भी बहुत महत्वपूर्ण है और इनके जो निबंध है जो त्रिशंकु जो 1945 में है, उसके बाद है आत्मनेपद जो 1960 में है, और उसके बाद है आल बाल जो 1971 में है, उसके बाद है लिखी कागज कोरे जो 1972 में है, उसके बाद है अद्यतन जो 1977 में है, उसके बाद है धार और किनारे जो 1982 में है, उसके बाद कहाँ है द्वारिका ये भी 1982 में है। तो दोस्तों इसको कैसे याद करना है देख लेते हैं। इसको जो याद करना है कि त्रिशंकु के पद आल बाल होकर कागज पर लिखा गया। त्रिशंकु के पद से आत्मनेपद आल बाल होकर कागज पर लिखा गया। कागज पर लिखा गया यानी कि लिखी कागज कोरे। आदत से याद रखना, अदतन आदत से किनारे पे जाके क्या हो गया द्वारिका ढूंढने लगा। किसी का आदत होता है ना जो कि किनारे पे समुद्र कहाँ है द्वारिका, तो वो यहीं पे है कि आदत था कि किनारे पे जाके द्वारिका ढूंढने का। तो यहाँ से ये भी हो गया। और दोस्तों देख लेते हैं इनकी आलोचना। ये जो त्रिशंकु है, आत्मनेपद है, आल बाल है, अद्यतन है और धार और किनारे है, ये इनकी आलोचना भी है। अगर इनको आप याद कर लेते हैं तो आपके 2 हो जाएंगे, एक तो निबंध याद हो जाएगा, एक आलोचना भी याद हो जाएगा, क्योंकि ये जो 5 है ये निबंध भी है और आलोचना भी है। तो यहाँ पे 2-3 और आलोचना जो छूट जाती है वो हो जाती है भवंती, अंतरा, युग संधियों पर और आधुनिक हिंदी साहित्य। ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यही है। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो आपका निबंध में भी कोई प्रश्न बन जाएंगे और आलोचना में भी जब आएंगे कि आगे की आलोचना बताइए तो भी आपको याद हो जाएंगे, ये प्रश्न बन जाएंगे। तो इसे कैसे याद कर बता देती हूँ फिर से कि त्रिशंकु के पद आल बाल होकर कागज पर लिखा गया, आदतन किनारे पे जाके द्वारका ढूंढने लगा। किसी का आदत होता है वो किनारे पे जाके क्या किया द्वारका ढूंढने लगा। उसके बाद इनकी यात्रा वृत्तांत है 2, ये दोनों भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अरे ययाबर रहेगा याद जो 1943 ईस्वी में है, हमारे यूजीसी के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, जो 10वीं इकाई है उसमें अरे ययाबर रहेगा याद 1943 में है। और एक बूंद सहसा उछली जो 1960 में है। और ये जो एक बूंद सहसा उछली है कितनी बार आया हुआ है कि एक बूंद सहसा उछली किसकी यात्रा वृत्तांत है, तो ये अज्ञे की है। तो ये दोनों हो गया कि अज्ञे की, सभी हम जानते हैं कि अज्ञे क्या रहे ययाबर रहे हैं, तो क्या होगा वो बूंद को उछालते थे, वो ययाबर थे तो वो कुछ भी कर सकते थे, तो वो बूंद को उछालते थे। दोस्तों आपको मेरा आज का प्रयास कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।